नंबर 2, खाशाबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले विजेता बने, भारतीय बने? तो खाशाबा दादा साहब जाधव जो थे वो किस क्षेत्र में थे, किस खेल से संबंधित थे? वो थे कुश्ती से संबंधित। तो इसका आंसर सी है, वो एक पहलवान थे, कुश्ती के क्षेत्र में उन्होंने ओलंपिक में पहला पदक भारत को दिलाया था। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो ओपेक है ये बना था 1960 में, और इसका आंसर है बी, इराक की राजधानी बगदाद में सम्मेलन हुआ था 1960 में। ठीक है, तब ओपेक बना था। और आज ओपेक का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है, वियना में है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए भारत का पहला नियोजित आधुनिक शहर कौन सा है? वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो शहर है इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? वो है अंग्रेजी। ठीक है, एग्जैक्ट सही प्रश्न, इसका आंसर क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये है पाँचवा, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा सिंपल भी है। इसका आंसर सी, सुंडा जलडमरू मध्य। ठीक है, सुंडा जलडमरू मध्य जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न छठा, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है ब्रह्मवर्त। बी आंसर है ब्रह्मवर्त। सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का भाग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। सातवां है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पौला गोवा में है। डोना पौला गोवा में है। डी आंसर हमारा एकदम सही है। आठवां है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर है सी, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये हमारे 8 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर, और 9वां प्रश्न ये है, गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है, तो पिथौरा का क्या अर्थ है? अन्न के देवता। डी सही है, पिथौरा का अर्थ है अन्न के देवता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा पैरा था हिंदी का, 10 से 14 तक प्रश्न थे पैरा में। इसके जो आंसर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा? ये पैरा का प्रश्न था, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा? तो इसका आंसर बी है, भारत जैसे देश में एक धर्म का पालन करना ये हमारे लिए घातक होगा। भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना ये हमारे लिए घातक होगा। 11वां प्रश्न है, मानवता कब खिल उठती है? पैराग्राफ के अनुसार, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। जब कोई पिछड़े हैं उनको अगर सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उठती है। ये हमारा एग्जैक्ट सही आंसर बी है। ठीक, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय है। अच्छा प्रश्न था, और इसमें बी आंसर है, अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, प्रत्यय इक है। ठीक है, तो बी है अधि आत्म इक। ओके, इसका ये आंसर है। 13वें में, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार क्या है? सबसे बढ़िया और लगा है, तो वाक्य का प्रकार क्या होगा? संयुक्त वाक्य। 2 वाक्यों को और से जोड़ा गया है, ये संयुक्त वाक्य है। बी सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि क्या था? डी सही है, सभी धर्म समान हैं। ठीक है, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। यही हमारा डी आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखते हैं 15वां प्रश्न,
इसमें भी पैराग्राफ है, इसके प्रश्न थे, यहाँ से देखते हैं। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो जीवन में जो भाग्य का फल है, ये पैराग्राफ के अनुसार आंसर है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। ठीक है, ये है भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो सीधे से अच्छे से आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तो आप सीधे आंसर कर पाएंगे। तो कायर किसको माना गया? कायर वो है जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले ले। ठीक है, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले ले, वो कायर कहा गया है, माना गया है। 17 है, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? तो भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। बी आंसर है। ठीक है, ठीक है, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। 18वां, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? थोड़ा सा टफ था। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? यह है संज्ञा। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है परिश्रम। और परिश्रम विशेषण नहीं हो सकता कि पारिश्रमिक इसका विशेषण है। पारिश्रमिक इसका विशेषण होता है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है परिश्रम। ठीक। 19 है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे सी वाला आंसर है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। 20वें प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 20 बीच में मैथ है तो हम लोग जीएस और हिंदी और करंट के ही प्रश्नों को देख रहे हैं अभी। ठीक है, हिंदी, जीएस, करंट के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 40वां है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान सैयद वंश का था। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की है। 1414 से 1421 तक रहा है। ठीक है, खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। अच्छा प्रश्न, सिंपल प्रश्न था ये। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई? ये भी सिंपल प्रश्न है, रिचर्ड वेलेजली। ये कोई दूसरा वेलेजली नहीं है, लॉर्ड वेलेजली के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। रिचर्ड वेलेजली, इसका पूरा नाम लिख दिया गया तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिचर्ड वेलेजली। ठीक है। 42वां, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी एक प्रश्न सिंपल है जो आ चुका है कई जगहों पे। आंसर है रोपड़। रोपड़ पंजाब में है। 1953 और 56 में इसका उत्खनन किया गया। किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। वर्तमान में इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है। और रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। 43वां, समुद्रगुप्त, बहुत सिंपल प्रश्न है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति हम लोग जानते हैं, संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? सिंपल सा है, हरिशेण। ठीक है, हरिशेण समुद्रगुप्त का राज्य कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। गद्य पद्य दोनों लिखा हुआ है इसमें, उसको चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, चंपू शैली में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद इधर आ जाइए, 44वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के वर्ष का मिलान। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। सिर्फ एक बात ऐसी थी जो आमतौर से कोई नहीं जानता होगा, लेकिन बाकी 3 आप जानते थे तो बहुत अच्छे से हो सकता था। बारदोली किसान आंदोलन, ठीक है, सबको पता था बारदोली किसान आंदोलन 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें योगदान रहा है। वहीं पे इनको बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी नोआखाली गए। नोआखाली जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय वहाँ पर दंगे फैल गए थे। नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। तो 1946 गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? आप इसको भी छोड़ सकते हैं। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल, आपको पता है एकदम एग्जैक्ट 1918। तो 3 हो गए, एक बचा, तो लंगोटी पहनना शुरू इन्होंने किया 1921। महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921। तो 3 पता थे, एक नहीं पता था, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया था प्रश्न। ठीक है, आगे, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक
मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ये जो जैन महावीर की जो शिक्षाएं थी उनको लिखा गया है वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा जो हुई थी 513 से 526, ठीक है, ईस्वी में 513 से 526 के बीच वल्लभी जो गुजरात में, वहाँ पर द्वितीय जैन सभा हुई थी। तो वहीं पर ये आपको मिलेंगे, ठीक है, वह स्थान है जहाँ पर ये लिखे हुए मिलेंगे आपको। वल्लभी गुजरात सही है। चलिए 45 हो गए, इसके बाद चलते हैं अगले 46 पे। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो जो स्वदेशी आंदोलन चला आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, उसको वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, वंदे मातरम आंदोलन। 47वां है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन चल रहा था और चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा की घटना घट गई, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि कई लोग पुलिस वाले मारे गए और गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। 10 मार्च 1922 को इन्हें गिरफ्तार करके सज़ा दे दी गई और कितनी सज़ा मिली? 6 वर्ष की। 6 वर्ष गांधी जी को सज़ा दी गई, लेकिन बीमारी की वजह से उनको जल्दी ही छोड़ना पड़ा। 6 वर्ष से पहले ही छोड़ दिया गया, ठीक है, लेकिन सज़ा हुई थी 6 वर्ष। ये हमारा प्रश्न था, ठीक है। 48वां है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम और तो यानी जो 1925 का अधिनियम था ये बहुत बड़ा था, तो इसके 2 पार्ट कर दिए गए थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 और वर्मा सरकार अधिनियम, यानी वर्मा जो हमारा आज का म्यांमार है, ठीक है, ये भी उसी अधिनियम के तहत अलग हुआ था, बना था, ठीक है, और वर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो इसके दूसरा नाम था ये, डी वाला इसका हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए ये हो गया, इधर आ जाइए। 49 प्रश्न है। 49वां, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट यानी सेडिमेंट से बना है? नदियों द्वारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टानें, अवसाद से कंकड़ पत्थर जो है वो इकट्ठा है किस क्षेत्र में? हिमालय का कौन सा भाग है? वो है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज तलछट से बना हुआ है, असंगठित तलछट से शिवालिक रेंज बना हुआ है, ठीक है, यही सही आंसर है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्राउन कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। लिग्नाइट 3rd क्लास का 3रे नंबर का कोयला, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला होता है। लिग्नाइट भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलता है। तमिलनाडु में जो नेवेली क्षेत्र है उस क्षेत्र में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यह है 51वां, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो ये मान लीजिए आप लैंड है और ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला चट्टान और ये अंदर ऊपर मिट्टी, नीचे चट्टान, बीच में पानी भरा है, पानी की लेयर, उसकी ऊपरी परत ये यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाटर टेबल, ठीक है, इसका आंसर है जल तालिका, वाटर टेबल। आप सिंपल नेट पे सर्च कर सकते हैं अबाउट वाटर टेबल, आपको दिख जाएगा, इमेज देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? जल तालिका, वाटर टेबल, ठीक है। 52वां है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ठीक है, तो 14 जून से 23 जून 1942 को बैंकॉक में एक सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, ठीक है, बैंकॉक में एक सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस के कहने पर ही पूर्वी एशिया में सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, ये सही एग्जैक्ट आंसर है, रास बिहारी बोस। इस व्यक्ति ने जिनका पेपर उन्होंने शरद चंद्र बोस लगाया था, इनकी तो डेथ बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। तो ठीक है, इनकी डेथ नहीं, पहले हुई थी, बाद में हुई, लेकिन ये नहीं थे,
शरद चंद्र बोस नहीं थे, रासबिहारी बोस इसका सही आंसर है। ठीक है, 52वां हो गया। फिर हम लोग चलते हैं 53 पे। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? थोड़ा सा टफ वाला प्रश्न था। ठीक है, इसका आंसर है रब अल खाली रेगिस्तान। रब अल खाली रेगिस्तान, ये इसका आंसर है। सही है बिल्कुल, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो अरब डिज़र्ट है उसी का एक भाग है। ओके, 54वां है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल प्रश्न था, बहुत बड़ा है। कांडला एशिया में पहला ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, 55, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ एल नीनो का अर्थ क्या है? एल नीनो आप जानते हैं पेरू के तट पर, ये दक्षिण अमेरिका है, उसके पेरू के तट पर हम्बोल्ट की एक ठंडी धारा बहती है, उसको ख़त्म करके एल नीनो एक गर्म जलधारा पैदा हो जाती है। एल नीनो का एग्जैक्ट मतलब है, अर्थ है बाल मसीह, क्राइस्ट चाइल्ड। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिसंबर के आसपास होती है पैदा, और 25 दिसंबर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। तो इसलिए चाइल्ड क्राइस्ट इसका सही आंसर है, डी। ओके, 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक हैं? सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। एम विश्वेश्वरैया भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। एग्जैक्ट है, आंसर सही है। 57 में, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो बंगलोर इसका हिस्सा नहीं था। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली हमारे देश के सबसे बड़े 4 शहर इसके हिस्सा थे। ओके। 58, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना? देखिए, एक एक चीज़ आपको देखना है। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और बहुत सफल रहा। ठीक है, तो भारत सरकार की PDF को मैंने डाटा भी लिया था, उसमें एग्जैक्ट आंसर में मिला है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना ये बिल्कुल सही है। और यह जो योजना चली थी 7वीं 1985 से 90 के बीच, राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे, और इसमें 5% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और विकास मिला था 6.01%। ठीक है, यही एग्जैक्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर है। ठीक है, 58 हो गए इधर। फिर हम चलते हैं 59। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो लेने में थोड़ा साफ नहीं आई, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का किसे अधिकार है? वो हम जानते हैं, संसद को है। तो इन 4 में से कौन सा अवशिष्ट शक्ति में आएगा? अवशिष्ट जो हैं उनमें आएगा साइबर कानून। ठीक है, जब संविधान बना था तब ये कहा गया था ऐसे क्षेत्र, ऐसे टॉपिक जो ना समवर्ती सूची में है, ना केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, वो सब अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट सूची में आएंगे, उन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक, तो साइबर कानून है इसका आंसर। ठीक है, अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत सिंपल प्रश्न है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर है अध्याय 2। बिल्कुल सही है, अध्याय 2। आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस अधिनियम की। 3 ही इसमें अध्याय हैं, अध्याय 2 में ये बात कही गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। GST की कौन सी मुख्य विशेषता? ये वाला प्रश्न मुझे नहीं मिला बहुत अच्छे से, तो मैंने इसको छोड़ दिया अभी। इसका आंसर फिर आयोग से हम लोग देखेंगे, इसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के
पर्यावरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये इसका आंसर है। आप समझ लें, दिख नहीं रहा है तो अब मेरी आवाज़ को सुन लें। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ठीक है, ये इसका आंसर है। 64वां, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवाहिनी तंत्र होता है? तो इसका आंसर है स्टार फिश। स्टार फिश, स्टार फिश एक जीव है और इसमें विकसित जल संवाहिनी तंत्र होता है, ठीक है। स्टार फिश इसका आंसर है, आप इसको समझ लें, देख लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विपरीत ये इस पर निर्भर करता है, चालक का पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका आंसर ये होगा चालक की आर्द्रता। चालक का प्रतिरोध चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर देखते हैं 65वां 66वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 164, अनुच्छेद 164 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 165 भी दिया है, उसमें राज्य का महाधिवक्ता है। 175 में क्या है, यही हमारा आंसर है, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो 75वां अनुच्छेद 175, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है। तो 175 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 67, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न था, सीधा आंसर है पीजोमीटर, ठीक है, पीजोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, वायुदाब मापने के लिए। मैनोमीटर, पाइप के अंदर जल का दबाव मापने के लिए, ठीक है। और ये भूमिगत जल के दबाव मापने की बात कर रहा है, तो पीजोमीटर, ठीक है, पीजोमीटर एग्जैक्ट आंसर है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो अंतर है, गैप है, उसे सिनैप्स कहा जाता है, सिनैप्स। आप आराम से डाल सकते हैं गूगल पे, आपको इमेज देख सकते हैं, सिनैप्स है, दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर सिनैप्स है। फिर यहाँ पर प्रश्न है हिंदी के, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो तरंगिणी शब्द क्या है? नदी, तरंगिणी मतलब नदी है, तो नदी के कौन से पर्यायवाची हैं? निर्झणी तो है, निमग्ना हमें नहीं पता है, विभावरी तो रात का हो गया, ठीक है, विभावरी रात का हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ललना स्त्री का है, रमणी स्त्री का है, सरिता नदी का है, लेकिन ये भी गलत हो गया, सरिता नदी का है, ठीक है। तटनी जो है ये भी नदी का है, लेकिन निम्नका, ठीक, ये भी नदी का है, तो फिर तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, सी आंसर हो गया। डी में क्या है? वनिता कामनी, वनिता है, और जो कामिनी है ये स्त्री के हैं। अपगा नदी का है, तो उससे क्या मतलब कि वो है। सरिता, तटनी, निम्नगा, ये तीनों नदी के हैं, यानी तरंगिणी के हैं, ऑप्शन नंबर सी, सरिता, तटनी, निम्नगा। ओके, फिर वन वाक्य दिया है, वन वर्ड दिया है, इसमें कौन सा इनका सही नहीं है? ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना ऊसर, बिल्कुल सही है। गिरने से कुछ ही बची इमारत, धसवावशेष, ये भी बिल्कुल सही है। शिव का धनुष मीनाक कहलाता है, बिल्कुल सही। पूर्णिमा की, जब तीन सही है तो चौथा गलत ही होगा, पक्का है, ठीक है। पूर्णिमा की रात गलत है बिल्कुल। कुहू, कुहू कहते हैं अमावस्या की रात को, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, कुहू कहते हैं अमावस्या की रात को, पूर्णिमा की रात कुहू वाला गलत मैच है, ठीक है। हाथ को हाथ ना सूझना, बहुत सिंपल था एकदम, हाथ को हाथ ना सूझना यानी कि बिल्कुल दिखाई ना पड़ना, तो इनमें से कौन सा होगा? बहुत घना अंधेरा होना, बहुत घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना। पितृइच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ये भी अच्छा था, सिंपल था, पितृइच्छा, ए वाला पितृइच्छा, ये एकदम सही है, पितृइच्छा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आ जाए 79, ये हो गया, हाँ 79 भी चलते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन युग्म गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है,
मुंशी प्रेमचंद गोदान बिल्कुल सही, बाणभट्ट कादम्बिनी बिल्कुल सही, वात्स्यायन कामसूत्र बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद लोकायतन बिल्कुल गलत। ये हमारा आंसर है। तो लोकायतन किसकी है? सुंदरानंद पंत जी की लोकायतन है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की लोकायतन नहीं है, यही हमारा आंसर है, यही गलत मैच है। फिर इन्होंने कहा, फिर ये इंग्लिश वाले आ गए प्रश्न, और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं, इसमें इंग्लिश वाले हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 88, ठीक, 88 के बाद हम लोग चलते हैं इधर। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, और यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए हैं वो करंट के प्रश्न थे। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो आयोजित किया गया था, बी आंसर है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय का संयुक्त ये प्रोग्राम था। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, 3 मंत्रालय थे, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, तीनों का संयुक्त ये समागम था, ठीक। ये प्रश्न है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया? ए आंसर है खुशविंदर बोहरा। खुशविंदर बोहरा केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं। खुशविंदर बोहरा केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच को लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये है गांधी दर्शन। राजघाट में गांधी दर्शन एक जगह बनाई गई है, वहीं पर इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके बाद इधर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? ठीक है, ग्लोबल फिनटेक, ओके। तो इसका आंसर है मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसके 93 हो गया, और इधर ऊपर चलते हैं 94 पे। ये है हमारा प्रश्न करंट का। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने लॉन्च किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है, डी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्रदान किया गया? तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान कई लोगों को प्रदान किया गया है। उसमें से इन ऑप्शन में से आंसर क्या है? डी, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। 96 देखिए। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क कौन सी है? तो ये है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला, बी वाला, ठीक है, बी उमलिंगला दर्रा। और ये अपना रिकॉर्ड BRO फिर तोड़ने जा रहा है। और इन्होंने पूछा था वर्तमान में, वो तो बनाने शुरू किया उन्होंने, लेकिन वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क कौन सी है? उमलिंगला दर्रा, ठीक है। 96 हो गया। इधर आ जाइए 97। बैंक ऑफ इजराइल, ठीक है, बैंक ऑफ इजराइल जो है हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? ICCR का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, बी इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ओके। 97 हो गया। 98 पे चलते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर है ये जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, बिल्कुल सही है, जकार्ता। 99वां, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों छात्राओं के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, संचयिका दिवस, 15 सितंबर संचयिका दिवस बिल्कुल सही है। और लास्ट अंतिम प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? यानी ब्रिक्स के कई नए सदस्य बने हैं।
अर्जेंटीना है, इथियोपिया है, ईरान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये नए सदस्य बने हैं ब्रिक्स के। तो क्यूबा नहीं है इसमें आंसर, ठीक है, क्यूबा नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आप अपनी लाइफ में सफल हों। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। धन्यवाद।